a proton that is a positive charge particle. अब आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आपको समझना है. ये हमें एक्स वाई जेड एक्सिस दिया गया है. वाई एक्सिस यहाँ पे कह रहा है कि बोर्ड से इनवर्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है. क्योंकि हमने यहाँ फील्ड को क्रॉस लाइन से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज फील्ड बोर्ड के नॉर्मली इनवर्ड है. तो बोर्ड के अंदर ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बतला रहा है वाई एक्सिस को, और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस को बतला रहा है, और यह जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. यह जो है कि जेड एक्सिस को बतला रहा है. तो ये रहा वाई, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस. अब आपको ध्यान देना है, शायद ये एक चाक नहीं दिखाई दे रहा होगा. तो अब आपको अगली बात ये समझना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उस पे लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, उस पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हमें बतलाना है. तो कैसे आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आप फाइंड करोगे, ये बात आप समझो. ये अगर इस डायरेक्शन में हम सबसे पहले लेकर के चल रहे हैं, ये पार्ट सॉल्व करेंगे, मींस कोई इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, यह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है. अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगा, then electric current produced by this electric charge will be in opposite direction of motion of this charge particle. That is, the direction of electric current will be in negative x axis. यहां हमने इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन देखा, किधर होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस में होगा. ये बात तो क्लियर है ना. अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा. अब दूसरी बात आप समझो, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज वर्टिकली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड. तब आपको लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है. तो आप कौन सी रूल यूज करोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे. तो ध्यान दोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बतलाता है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वी स्टेच आवर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. If forefinger points the direction of magnetic field and middle finger represent the direction of electric current, then thumb will represent the direction of magnetic force. ये बात जो है कि क्लियर है, ये हमने पढ़ा है. अब आप देखो, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस में. निगेटिव एक्स एक्सिस ये करंट को बतला रहा है, मिडिल फिंगर. तो निगेटिव एक्स एक्सिस इधर हो जाएगा ना, तो निगेटिव एक्स एक्सिस. और ये फोर फिंगर किसको बतला रहा है, ये वाई एक्सिस को बतला रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को. अब देखो फोर्स किधर काम कर रहा है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में. बात समझ में आ गया ना. तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, निगेटिव जेड डायरेक्शन. ये किसको किसको समझ में आ गया, थोड़ा सा हैंड रेज करो आप लोग. यहां पर फोर्स का डायरेक्शन किसको किसको अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत सही. नेक्स्ट आप ध्यान दोगे, अब आप ध्यान दोगे, अब अगर पॉजिटिव चार्ज चल रहा हो, हाँ किसी को कुछ पूछना है इसमें, डायरेक्शन में प्रॉब्लम है किसी को, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज करोगे, कुछ पूछना हो तो. हाँ विनम्र गुप्ता, विनम्र गुप्ता. यस सर. हाँ कुछ पूछना है. नो सर. अच्छा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान दोगे. अब एक और नेक्स्ट जो है कि पार्ट इसका हम कर रहे हैं, तो इसका ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 8 पार्ट का आंसर होगा कि व्हेन नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन moves along given x axis, then it will experience as a force in negative z axis. इस पर फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगा. अब आपको ध्यान देना है, सेकंड केस में कह रहा है
कि यह निगेटिव चार्ज न हो बट पॉजिटिव चार्ज हो। अगर यह पॉजिटिव चार्ज है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब अब फोर्स का डायरेक्शन बतलाइए। दैट इज पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दैट इज इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट will be along positive x-axis. Electric current is given along positive x-axis. Magnetic field is along positive y-axis. Hence, it is clear from Fleming's left-hand rule. It is clear the direction of magnetic force is z-axis. Positive z-axis. आप अपने से भी आप कॉपी लेकर के बैठे होंगे पढ़ने और अपने से भी ये रूल्स वगैरह अप्लाई करके देखोगे। केवल मेरे बतलाने से नहीं होगा, जब तक आप अपने से आप अप्लाई करके रिजल्ट नहीं देखोगे तब तक अच्छे से नहीं समझ में आएगा। अब आप ध्यान दोगे, दूसरा रूल हमने पढ़ा था राइट हैंड पाम रूल, उसका यूज करते हैं। राइट हैंड पाम रूल का यूज करके हम डायरेक्शन निकालना देखें। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग, इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड पाम सच एज स्ट्रेच्ड फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। If thumb represent the direction of electric current and the stretched finger represent the direction of magnetic field, then the direction of, that is the normal to the palm, represent the direction of magnetic force. अब आप ध्यान दोगे, पॉजिटिव चार्ज के केस में करंट एक्स एक्सिस में है और ये स्ट्रेच्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बतला रहा, तो फोर्स किधर लगेगा? प्लस जेड डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस में होता और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो फोर्स किधर लग रहा है? ये माइनस जेड डायरेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि ये जो है कि क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दोगे। अब हम इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं और समझ नहीं सर, ये पाम समझ नहीं आया। राइट हैंड पाम रूल यह बतलाता है, एक बार और आप सुनोगे। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड पाम मीन्स राइट हैंड पाम, लेफ्ट हैंड का आप यूज नहीं करोगे। जब हम राइट हैंड कहें तो राइट हैंड का ही यूज करना। इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड पाम सच एज स्ट्रेच्ड फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। If stretched finger points the direction of magnetic field and thumb represent the direction of electric current, then the normal to the palm represent the direction of magnetic force. ये राइट हैंड पाम रूल है और इसका यूज ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है। अगर इसका यूज करते हैं, प्लस एक्स एक्सिस में करंट है, इधर वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इससे पुश करने का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। उम्मीद है ये जो है कि क्लियर हो गया होगा। इसे आप अपने से फिर देखोगे। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के चलेंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल in a magnetic field. Motion of a charged particle in a magnetic field. ये आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा हम इस टॉपिक को रिलेट कर दें पीछे वाले टॉपिक जो आपने पढ़ा है उससे हम इसको रिलेट कर लें, फिर हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप लोग को याद होगा कि क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका चलने का पाथ जो है पैराबोलिक होता है। सीधे ऊपर से हम ये ड्रॉप करते हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है कि फॉल करता है।
एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में बतलाया गया है, न्यूमेरिकल था एडिशनल एक्सरसाइज का, जिसे कि मैंने कराया है फर्स्ट चैप्टर में, और बतलाया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तो उसका चलने का पाथ पैराबोलिक होता है। ये बात जो है कि आपने पढ़ा है, इस बात को जो है कि आपने प्रूफ किया है। एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर का, मैंने इसे कराया है। अब आप ध्यान दोगे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा हो तो उसका चलने का पाथ कैसा होगा, उसके पाथ का नेचर क्या होगा, ये बात हमें समझना है। तो यहां पर अब आपको समझना है, फर्स्ट केस लेकर के चल रहे हैं। फर्स्ट केस इज दैट when charge particle moves parallel or anti-parallel to magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। आप इस बात को आप समझोगे, ध्यान दोगे, अच्छे से समझ में आएगा। When charge particle moves parallel or anti-parallel to magnetic field, suppose that here we are given a magnetic field, direction of magnetic field is shown in figure। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है। अगर इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज दैट प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी चार्ज पार्टिकल आप ले सकते हो। अगर ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है और ये इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये किधर मूव कर रहा है, इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द एंगल बिटवीन direction of velocity of this charge particle and magnetic field is 0, that is in this case theta is equal to 0, theta is equal to 0 if given charge particle moves anti-parallel to magnetic field, it means that given charge particle moves in opposite direction of magnetic field, it means that in this case theta is equal to 180, therefore sin theta is equal to sin 0 or sin 180, and we know that the value of sin 0 is equal to 0 or sin 180 is equal to also 0। ये बात क्लियर हो गया। अब आप ध्यान दोगे, ये चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स experienced by this charge particle that moves in parallel or anti-parallel to magnetic field, F is given, F is equal to QVB sin theta, but in this case the value of sin theta is equal to 0, therefore force experienced by this charge particle that moves in magnetic field is 0। बात समझ में आ गया ना, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसके द्वारा एक्सपीरियंस फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तब आप ध्यान दोगे, ये अगर 0 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो तो इसका मीनिंग क्या है, आप न्यूटन की फर्स्ट लॉ आप देखोगे कि इफ ए बॉडी मूव्स इफ ए बॉडी इन रेस्ट, ये इनर्शिया लॉ जो है कि आप ध्यान दोगे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, थोड़ा ये दोनों सिचुएशन की बात कर रहे हैं। दोनों सिचुएशन क्या है, रेस्ट में हो चाहे यूनिफॉर्म मोशन में हो, मतलब कि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग रहा हो। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दी सिस्टम, देन if body in rest then remain at rest, and if body in uniform motion then it will continue with same speed in same direction till external force is not applied on it। यह जो है कि न्यूटन की फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया लॉ है।
हम देख रहे हैं कि ये Yes, sir. चार्ज पार्टिकल चल तो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है। और जब फोर्स नहीं लगेगा तो ये यूनिफॉर्म मोशन करेगा, मतलब कि जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में ये कंटिन्यू रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं यार? तो ये जो है कि क्लियर है Yes, कि sir. अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में चलता है तो उसका चलने का स्पीड और पाथ सेम रहता है। Hence it is clear that when a charged particle moves parallel or anti-parallel to magnetic field, then it will continue with the same speed in same direction. बात समझ में आया ना? Because it experience net force is equal to 0. 0. हाँ, मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया ना। अब चलें दूसरे sir. केस पर कि अब सेकंड केस जी, होगा sir. कि अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में न चल रहा हो बट 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चल रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड में 90 का एंगल बना रहा हो, कोई दूसरा एंगल बना रहा हो 30 का, 60 का, 40 का, दूसरा कोई एंगल फॉर्म कर रहा हो, तब क्या केसेस होंगी उसका हम बारी बारी से जिक्र करेंगे। पहले हम 90 डिग्री वाले का केस जिक्र कर रहे हैं। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गया ना? तो Yes, sir. चलते हैं आगे। नेक्स्ट केस आप समझोगे कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स, सेकंड केस है, सेकंड केस व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स perpendicular to magnetic field, perpendicular to magnetic field। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल मूव कर रहा हो तब उसका चलने का पाथ कैसा होगा, अब आपको समझना। ये इंपॉर्टेंट है और अच्छा टॉपिक है, इसे आपको समझना होगा। सपोज दैट हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन में है। ये वर्टिकली इनवर्ड है, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। क्रॉस से हमने रिप्रेजेंट किया है, इट मीन दैट डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर ये बाहर से जो है कि मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नेचर भी हमें लेके चलना होगा इसका, प्लस चार्ज पार्टिकल है और ये भी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल मूव कर रहा है। ये चलने का डायरेक्शन नॉर्मल है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो प्लेन के अंदर है और यह प्लेन पे मूव कर रहा है। That is the direction between magnetic field and motion of charge particle is 90 degree. It means that both are perpendicular to each other. अगर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, तो दिस इंप्लाई दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। देयरफॉर force experienced by this charge particle plus q charge particle, force experienced by this charge particle F is equal to QVB sin 90। और sin 90 की वैल्यू 1 छोड़ देना, उसे sin थीटा को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि sin थीटा की वैल्यू कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड दिस मैक्सिमम फोर्स F इज इक्वल टू QVB। समझ में आ गया ना इतना? अब दूसरी चीज आप ध्यान Yes, sir. एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर हम देखेंगे, बतला रहे हैं उसे। ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग जो है कि एक यह जो है कि रिजल्ट जो है कि प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरी बात आप समझो, यहां पर फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हम आपके जी में छोड़ते हैं और डायरेक्शन जो लोग बतलाओगे हैंड रेज करो, हम उससे पूछेंगे।
केवल एक कभी हैंड रेज किए हो डायरेक्शन बतलाने के लिए फोर्स का, दो, केवल दो लोग हैंड रेज कर रहे हो, ठीक नहीं है। अब डायरेक्शन ही जब नहीं बतलाओगे तो फिर आगे तो असुविधा होगा ना समझने में। हमें डायरेक्शन जानना है इसका कि ये चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल मूव कर रहा है तो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हाँ बतलाओगे अंगद? यस सर, उसके सेंटर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सर। सेंटर की तरफ, ये सेंटर है मान ले रहे हैं, इस सर्कुलर पाथ हमने इमेजिन कर लिया है, इधर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बहुत सही, सही है। अब इस बात को आप समझोगे, और लोग भी कुछ लोग हैंड रेज किए हो, अब आप समझ लो इसे, फिर अब दूसरे पॉइंट पर बतलाना। मान ले रहे हैं कि जब यह इनिशियल पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए पर है, तो चार्ज पार्टिकल इधर चल रहा है, तो चलने के डायरेक्शन में, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए चलने के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन वर्टिकली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, देयरफॉर direction of force will be along the direction of this thumb that is vertically upward। इस डायरेक्शन में यह जो है कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स का डायरेक्शन समझ में आ गया ना? अब आप ध्यान दोगे, अब ये जो फोर्स है, अब हम कुछ और बातों का जिक्र करेंगे। अगर कोई बॉडी है, हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, और अगर ये बॉडी जिधर चल रहा हो, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, अगर उसी डायरेक्शन में पीछे से हम फोर्स लगाने लगे तो इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? इसके स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। इट मीन ये हाँ सही बतला रहे हो आप लोग। इट मीन दैट इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटेड मोशन, ये एक्सेलरेशन करने लगेगा। बट if we apply the force in opposite direction of motion of this charge particle, then its velocity goes on decreasing, that is it will start to retard। ये होगा ना? ये तो बात क्लियर है कि अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो स्पीड बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं देन ये जो है कि रिटॉर्ड करता है, मींस इसकी स्पीड रिड्यूस होती है। अब दूसरी चीज आपको समझना है, तीसरी पॉइंट आपको समझना है। थोड़ा सा वेट करते हैं, मेरा नेट स्लो हुआ है लग रहा। नहीं सर ठीक है, बीच में थोड़ा सा स्लो हुआ था। अब दूसरी चीज आप समझोगे यहाँ पर कि अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर इधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, और अगर हम इसके नॉर्मल फोर्स लगा दे सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहे, बट अब इस बार हम नॉर्मल लगा रहे, तो आप सोच के बतलाओगे इसके स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जिसको बतलाना हो हैंड रेज करोगे। कितने लोग बतलाओगे? थोड़ा सा हैंड रेज करो, हमें पता चले कितने लोग समझ पा रहे हो। बहुत सही, 2 लोग, 3, हाँ ठीक है। आप सुनोगे फिर जो है कि इस केस में बॉडी के स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर किसी बॉडी के मूव करने के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है तो बॉडी के स्पीड पर कोई अंतर नहीं आता है, स्पीड जो है सेम बना रहता है, बट यह फोर्स इसका चलने का डायरेक्शन क्या करता है? चेंज कराता है, चेंज होता रहता है। तो नॉर्मल डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया जाए, किसी बॉडी पर अगर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए, चलने के नॉर्मल डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, बट उसका डायरेक्शन चेंज होता है। अब आप ध्यान दोगे, थोड़ी सी एक बात और कर ले तब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कि बॉडी के चलने के डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ते हो तो नीचे की तरफ जो है कि फोर्स काम करता है मोशन के डायरेक्शन में, एक्सेलरेटेड मोशन करने लगता है। अगर ऊपर फेंकते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है, दैट इज वहां रिटॉर्डेशन होता है। सिमिलरली
electric force is also in the same direction of electric field or in opposite direction of electric field, that is electric field also reduces or increases the speed of given charge particle in electric field. But magnetic force जो है वेलोसिटी के चूंकि नॉर्मल काम करता है, हमेशा मैग्नेटिक फोर्स चलने के चार्ज पार्टिकल के चलने के नॉर्मल डायरेक्शन में काम करता है. दैट इज मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के स्पीड को अफेक्ट नहीं करता है. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम बना रहता है, केवल क्या करता है, इसके डायरेक्शन को चेंज कराता है. ये बात समझ में आया ना? ग्रेविटेशनल फील्ड स्पीड को घटाएगा बढ़ाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स जो फील्ड के कारण लगेगा वो स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा. बट मैग्नेटिक फोर्स चलने के चार्ज पार्टिकल के चलने के चूंकि नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट होता है, इसलिए यह स्पीड को अफेक्टेड नहीं करता है. स्पीड रिड्यूस और इंक्रीज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज कराएगा. ये बात क्लियर हो गया. अब आप ध्यान दोगे यहां पर. अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे अब सीधा नहीं चलने देगा, बट इसका डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कराएगा. और इसके कारण, इस फोर्स के कारण यह कर्व्ड पाथ पर चलेगा चार्ज पार्टिकल. सपोज दैट यह पॉइंट बी पर आया, तो जब यह पॉइंट बी पर आया तो इसकी चलने की वेलोसिटी किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी. यहाँ पॉइंट बी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो चलने के डायरेक्शन में ही ना इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर काम करेगा, इस बार जो है फोर्स काम करेगा. अब ये इस डायरेक्शन में काम करेगा. क्या ये फोर्स का डायरेक्शन समझ में आया? यस सर. यस सर. अब आप ध्यान दोगे, अब ये फोर्स भी इसके चलने के नॉर्मल है, दैट इज यह भी इसके डायरेक्शन को चेंज कराएगा. और ये जो है कि यहाँ पर आया अगर चार्ज पार्टिकल सी पर, तो चलने का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स किधर काम करेगा, आप देख लोगे फोर्स का डायरेक्शन ये होगा. फिर इसी तरह से ये आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर चलने का स्पीड इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और फोर्स किधर एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में एक्ट होगा. अब आप ध्यान दोगे, चार्ज पार्टिकल जब ये चल रहा है, तो जब नॉर्मली एंटर किया तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स नॉर्मल काम कर रहा है, जिसके कारण बार बार इसका पाथ चेंज हो रहा है. और किस पाथ में ये चलने लगता है, सर्कुलर पाथ में चलने लगता है. तो ये याद रखना है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन पाथ फॉलोड बाय दिस चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर. लेकिन अगर फील्ड के डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तब इसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है. बात समझ में आ गया ना? तो दूसरी चीज आपको, ये दूसरा पॉइंट में क्या आपने देखा कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय दिस चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर. अब आपको ध्यान देना है दूसरी चीज कि जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए कुछ बातें आपको समझना है. आप पढ़े हो कि सर्कुलर मोशन विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल. That it means that for any circular motion, centripetal force is necessary force, and centripetal force is not an external force, but it is the force that found in nature, I like gravitational force, friction force, tension force, electric force, magnetic force. ये सब forces ही जो है centripetal force का काम करता है. तो यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और यह सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा. तो ये जो सेंट्रीपिटल, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, यही फोर्स किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा. तब आप यहां से लिखोगे, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं और इसे थोड़ा सा मिटा भी रहे हैं हम. F इक्वल टू क्यू भी आपको पता है. अब आपको ध्यान देना है कि नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर के चल रहे हैं. लिखोगे आप, फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, दिस मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तभी ना सर्कुलर मोशन होगा.
और अगर ये सेंटीपिटल फोर्स के बराबर न हो तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीपिटल फोर्स नेसेसरी फोर्स है, बिना सेंटीपिटल फोर्स का सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। क्लास 11th में हमने पढ़ा है इस बात को। अब आप देखो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू QVB, यही ना हमने पढ़ा। तो QVB दिस इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला सबको याद होगा, mv²/r होगा ना यही। तो क्या हम QVB इज इक्वल टू mv²/r लिख सकते हैं? अब आप ध्यान दोगे, एक भी से एक भी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज r इज इक्वल टू देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। थोड़ा सा जिक्र कर लें, Q क्या है? वेयर Q रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ दिस गिवन चार्ज पार्टिकल, B मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, M मास ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, और R रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, R क्या है? रेडियस है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ की रेडियस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू mv/qb। ये जो है सर्कुलर पाथ की रेडियस रहा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में एंटर करता है तो इसका चलने का पाथ सर्कुलर होता है, और जो सर्कुलर पाथ फॉलो किया जाता है चार्ज पार्टिकल द्वारा उसकी रेडियस R इज इक्वल टू mv/qb होता। मतलब चार्ज पार्टिकल की रेडियस इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल का मास क्या है। मास जितना ज्यादा होगा चार्ज पार्टिकल का, उतना ही जो है उसकी रेडियस बड़ी होगी। स्पीड बढ़ाने पर रेडियस बढ़ेगा, और ये Q और B पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चले आगे ना। दूसरी बात, जब आपने रेडियस निकाल लिया तो दो चीज और आप निकालोगे। एक तो यह इसका टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे, और उस टाइम की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो टाइम अभी है 4-5 मिनट, तो इसे मिटाएं। ये समझ में आ गया ना अच्छे से? थोड़ा सा हैंड रेज करोगे आप लोग। R इज इक्वल टू mv/qb समझ में आ गया ना? जिसको जिसको समझ में आ गया है हैंड रेज करोगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर। नेक्स्ट पॉइंट्स जो है कि टाइम पीरियड हम निकालेंगे। Therefore, time taken to complete one revolution, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया जाएगा चार्ज पार्टिकल द्वारा, ये बात हमें जानना है। तो टाइम अगर हमें निकालना है तो दिस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी। अब आपको समझना है, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा सरकमफरेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और वेलोसिटी कितनी है? v। तो दिस इज इक्वल टू 2π/v, और r की वैल्यू कितना अभी आपने निकाला है? mv/qb। v और b कैंसल आउट, दिस इंप्लाई दैट t इज इक्वल टू 2πm/qb। ये रहा टाइम पीरियड के लिए रिजल्ट। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πm/qb। अब आपको ध्यान देना है कि टाइम पीरियड जो आया है, ये आपको ध्यान देना है। यहां पर एक चीज और आप समझोगे, जो टाइम पीरियड आया है यह टाइम पीरियड रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πm/qb, दिस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर कोई प्रोटॉन, अगर कोई अल्फा पार्टिकल अगर तेजी से चलेगा तो उसका एक साइकिल कंप्लीट करने में कम टाइम लेगा। जब स्पीड ज्यादा होगा तो कम टाइम लेगा साइकिल कंप्लीट करने में, जब स्पीड कम होगा तो ज्यादा टाइम लेगा एक साइकिल कंप्लीट करने में। ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तब वेलोसिटी से क्या मतलब होगा यहां पर, ये बात आप समझोगे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कम स्पीड से चलता है, उसकी चलने की स्पीड अगर कम है, तो स्पीड कम होने पर, अगर उसकी स्पीड कम है तो वेलोसिटी कम है, तो सर्कुलर पाथ की रेडियस कम हो जाती है, और सर्कुलर पाथ की रेडियस कम हो गई तो कम रेडियस वाले पाथ को कंप्लीट करने में टाइम की वैल्यू जो लगा कम लगा। लेकिन अगर स्पीड ज्यादा है तो उसका चलने का पाथ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, रेडियस बढ़ जाता है। मतलब कि स्पीड कम हो चाहे ज्यादा हो, इन दोनों ही केसेस में एक साइकिल कंप्लीट करने में जो लिया गया टाइम होता है वो क्या होता है, दोनों केस के लिए बराबर होता है, इक्वल होता है। दैट इज द टाइम पीरियड, that is the time taken to complete in one revolution does not depend upon velocity of charge particle. ये वेलोसिटी पर नहीं डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी कम है तो छोटे पाथ पर चलेगा, अगर स्पीड ज्यादा है तो बड़े सर्कुलर पाथ पर चलता है, और इस तरीके से चलता है कि दोनों ही केसेस में टाइम पीरियड की वैल्यू सेम बना रहे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया ना। लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी दिखला दें। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और ये कितना हो जाएगा, QB अपॉन 2 पाई m। ये जो है कि फ्रीक्वेंसी होगा, दैट इज 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को बतलाएगा, और इस फ्रीक्वेंसी को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है Q इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू QB अपॉन 2 पाई m, इसे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। साइक्लोट्रॉन टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे, सिलेबस में नहीं रखा